प्रिय विद्यार्थियों, आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति विषयक स्वयं पाठ्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज इस पाठ्यक्रम अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट के तृतीय व्याख्यान पर विमर्श करेंगे, जिसका विषय है सांस्कृतिक विविधता और एकता के तत्व। यह विषय मैंने इस नाते चयन किया है इस पाठ्यक्रम अंतर्गत क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य पाठ्यक्रमों हेतु काफी उपादेयपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज की यात्रा ही विविधता और एकता से प्रारंभ होती है। तो हम बढ़ते हैं इस व्याख्यान की तरफ। हम देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता है। देखा जाए तो भौगोलिक विस्तार, भाषाई विविधता, धार्मिक आस्थाएं, जातीय समूह, भोजन, परिधान, कला और संगीत, इन सब में विभिन्नता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में एक गहरी एकता विद्यमान है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज इतनी विविधताओं के बाद भी अनादिकाल से गतिमान है। विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय, पंथ और विदेशी हुकूमतों के साथ साथ भी हमारी सांस्कृतिक विविधता इसे तोड़ नहीं पाई, बल्कि इसे मजबूत और सशक्त करने का ही काम किया है। आगे हम देखें तो हम कुछ समाज वैज्ञानिकों के तथ्यों से इस बात को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एमाइल दुर्खीम एक महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक है जो कहता है कि यांत्रिक और जैविक एकता के सिद्धांत से यह बताने की कोशिश की है कि पारंपरिक समाज यांत्रिक एकता से जुड़े थे, जबकि आधुनिक समाज जैविक एकता से संगठित हैं, जहां भिन्नता के बावजूद पारस्परिक भिन्नता बनी रहती है। अर्थात भारतीय समाज अपनी प्राचीन अवस्था में जहां यांत्रिक एकता से जुड़ा था, आज जैविक एकता से जुड़ा हुआ है। वास्तव में यही इसकी महत्वपूर्ण विरासत है। आगे हम देखें तो मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से हम इसको देखें तो कहता है कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का साझा स्वरूप भारत की सांस्कृतिक क्रियाशीलता का प्रतीक है। वहीं एंथनी गिडिंस कहता है कि आधुनिकता में भी संरचनात्मक निरंतरता बनी रहती है। भारत में विविधता के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक ढांचा यही सिद्ध करता है। अर्थात भारतीय समाज अपनी यात्रा में इतने मूल्यों, आधुनिक पक्षों को समाहित करते हुए भी एक संतुलन बनाए हुआ है और उसी के साथ गतिमान है। अर्थात परंपराओं सहित आधुनिक मूल्यों, ना ही हम लोग पूरी तरह से अपनी परंपराओं को छोड़ पाए हैं और ना ही पूरी तरह से हम आधुनिक हो पाए हैं। अर्थात हम दोनों के साथ गतिमान हैं। और देखें तो आज इस उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी हम उन दोनों मूल्यों के साथ जीवन को गति दे रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर बात करने के लिए। सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता को हम लोग अधोलिखित पक्षों पर देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें इसकी एक महत्वपूर्ण विविधता है भाषाई विविधता। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां हैं, जो कि संसद 2011 में
सूचीबद्ध हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया और असमिया जैसी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र की पहचान हैं। अपनी यात्रा में इतनी भाषाएं विविधता के बावजूद भारत की एकता अक्षुण्ण बनी रही है। अस्तु भाषाई पहचान क्षेत्रीय संस्कृति का प्रतीक है, विभाजन का नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषाई विविधता भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ मैंने बताया कि इतनी भाषाएं हैं, इतनी भाषाओं के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी बिखराव नहीं हुआ। हम टूटे नहीं बल्कि अक्षुण्ण बने हुए हैं। यही तो हमारी एकता के तत्व हैं, यही हमारी विरासत है कि इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं। कहा जाता है कि साहब वो 3 किलोमीटर के आगे बढ़ने के बाद पानी और उसके बाद मर्म बदल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तव में जो हमारी विरासत है सबको एक साथ लेकर चलने की, वो कभी नहीं बदली। आगे हम देखें तो इसकी दूसरी जो सांस्कृतिक विविधता है वो है धार्मिक विविधता। अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित कई धार्मिक समूह निवासरत हैं। भारत में धर्म आस्था के साथ साथ जीवन शैली का भी हिस्सा है। धार्मिक मेलजोल और सह अस्तित्व की परंपरा भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक विविधता ये एक महत्वपूर्ण विविधता है। दुनिया में आप देख लेंगे तो आपको इस तरह की विविधता नहीं मिलेगी साहब, कमी मिलेगी। भारत ही एक ऐसा देश है जो सब लोगों को सम्मान दिया, सारे लोगों को स्वीकारा, और इतनी विविधताओं के बावजूद भी, इतनी धार्मिक विविधताओं के बावजूद भी यह पूरी एकता के साथ गतिमान है। सोचें आप कि दुनिया में देखें कि आप धार्मिक या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक सर्वोपरिता को लेकर के किस तरह की संरचना निर्मित हुई है, लेकिन भारत आज भी धार्मिक विविधता, उस सर्वोपरिता को निर्मित नहीं कर रहा है, बल्कि एक सांस्कृतिक ग्लोब बना रहा है। और यही ग्लोब वैश्विक धरातल पर इसकी पहचान को स्थापित करता है। आगे कुछ हम विविधताओं को देखें तो जाति और जनजाति विविधता भारत की एक महत्वपूर्ण विविधता है। भारत की सामाजिक संरचना में अनेक जनजाति समुदाय, अनेक जनजातियां एवं जातियां शामिल हैं। इनके जीवन में प्रकृति, नृत्य, संगीत और सामूहिकता के भाव प्रमुख हैं। भारत में जाति व्यवस्था ने सामाजिक विभाजन नहीं अपितु एक साझा सामाजिक ढांचा निर्मित किया। प्रिय विद्यार्थियों, जाति और जनजाति विविधता वास्तव में भारत की एक महत्वपूर्ण विरासत है। इतनी जातियां हैं भारत में, हर राज्यों में विविध जनजातियां हैं, जो इतने बिखराव के बावजूद भी वो टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, बल्कि भारत की एकता के तत्व के रूप में आज भी गतिमान हैं। भारत में यह जो विविधता है, यह दुनिया के देशों में कम ही मिलती है। सोचें, जहां इतने बड़े स्तर पर जातियां और जनजातियां हैं, कब का बिखराव हो गया होता। लेकिन भारतीय समाज अपने इस एकता के तत्व से सबको बांधे हुए है। और ये जातियां और जनजातियां बटी नहीं हैं, ये बल्कि हमारी एक सांस्कृतिक विरासत हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं और मजबूती के साथ लोगों को एक साथ लेकर चलने पर बल भी दे रही हैं। आगे हम देखें तो भोजन, पोशाक और जीवन शैली की विविधता।
प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर में गेहूं आधारित, दक्षिण में चावल आधारित भोजन प्रमुख है। वस्त्रों में साड़ी, धोती, लुंगी, सलवार, कमीज आदि भिन्नताएं हैं। फिर भी भारत की अतिथि देवो भव जैसी सांस्कृतिक वैचारिकी सबको एक साथ जोड़ती है। अतिथि देवो वैचारिकी, भव की वैचारिकी वास्तव में भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। भोजन, वस्त्र, इतनी बड़े विविधता के बाद भी हम अपने को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। अतिथि देवो भव की वैचारिकी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में इस तरह का कल्चर नहीं मिलेगा। ये चारों कोने में हमें चार ही तरह नहीं साहब, विविध प्रकार के हमें ये विविधताएं देखने को मिलती हैं। और तो एक जो महत्वपूर्ण इसका कॉन्सेप्ट है लुंगी का, खासतौर से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण परिधान है। अब तो यह एक वैश्विक पहचान बन चुका है, दुनिया में लोग इसको धारण कर रहे हैं। तो वास्तव में ये विविधताएं भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं, भारत को एक साथ लेकर चल रही हैं। यही विविधताएं भारत को अन्य देशों से अलग भी करती हैं। आगे हम देखें कुछ विविधताओं में तो पाते हैं कि लोक कला, संगीत और नृत्य की विविधता में भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी लोक कला, संगीत और नृत्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, छाऊ झारखंड, ये सभी क्षेत्रीय विविधताएं भारत की सामूहिक सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। यहां ये वैयक्तिक अभिव्यक्तियां नहीं हैं साहब, बल्कि ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, ये सामूहिक अभिव्यक्तियां हैं और सामूहिकता के आधार पर अपनी पहचान को वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही हैं। अलगाव के आधार पर नहीं, बल्कि सामूहिकता के आधार पर। तो ये विविधताएं भी भारत को अन्य देशों से अलग करती हैं। आगे हम देखें तो पाते हैं कि सांस्कृतिक विविधता के प्रमुख तत्वों में भाषा, धर्म, जातीयता, रीति रिवाज, परंपराएं, कला, खान पान, वस्त्र और सामाजिक संरचनाएं निर्मित हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अतः सभी तत्व मिलकर किसी समूह की पहचान बनाते हैं और समाजों को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत में यह विविधता केवल बाहरी दिखावट में ही नहीं, बल्कि विश्वास, मूल्यों और दुनिया को देखने के तरीके में भी प्रकट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे तत्व हमारे मूल्य, मान्यताओं, परंपराओं और दृष्टिकोण में कूट कूट भरे हैं, समाहित हैं। हम इससे इतर कुछ देख ही नहीं सकते। और इसी के साथ अनादिकाल से हम अद्यतन इसी वैचारिकी के साथ गतिमान भी हैं। इससे हम आज तक अलग नहीं हो पाए। हम आगे देखें एकता के तत्व, जिसमें हमने सांस्कृतिक विविधता और एकता के तत्व पर इस व्याख्यान में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एकता के तत्व, जिसमें हम पाते हैं भौगोलिक एकता। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैली विशाल भूगोल भारतीयों को एक साझा पहचान देता है। हम बार बार कहते हैं कि हम भारत हिमालय से कन्याकुमारी तक बिखरे हुए हैं, लेकिन हमारी पहचान बिखराव के रूप में नहीं है, बल्कि एकता के रूप में है। और उसी एकता के रूप में हम जाने ही नहीं जाते हैं, हम स्वीकार किए जाते हैं और लोगों को स्वीकार भी करते हैं। यह है हमारा वैशिष्ट, हमारी एकता का, हमारे भाषाई विविधता का ये वैशिष्ट है। आगे हम देखें
तो इसके तत्व में हम पाते हैं सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता का मूल भारतीय परंपरा की संस्कृति संविलियन यानी कल्चरल सिंथेसिस में निहित है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सूफी सहित विविध परंपराओं ने मिलकर भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, भारतीय संस्कृति एक ऐसी गंगा है जिसमें अनेक उपनदियां मिलकर प्रवाहित होती हैं। अर्थात विद्यार्थियों, सांस्कृतिक एकता में हम देखें तो विभिन्न धर्मावलंबी, हमने पिछले व्याख्यानों में इस बात को दोहराया भी कि हमने रोका नहीं उनको, बल्कि उनको समाहित किया, उनका आदर किया, उनको सम्मान दिया। और इसी का परिणाम है कि ये सभी संस्कृतियां मिलकर आज एक सशक्त भारत का निर्माण की हैं, एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत को खड़ी की हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति, इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी गंगा है जिसमें अनेक उपनदियां मिलकर प्रवाहित होती हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति जो कि एक ऐसी नदी के रूप में है जहां विभिन्न धर्मावलंबी, भाषा, पंथ सब मिलकर कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, और यहीं से उस एकता का जन्म होता है जो आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी पूरी तरह से सशक्त बनी हुई है, मजबूती के साथ स्थापित है। आगे हम देखें तो इसकी एकता के तत्व के रूप में हम पाते हैं धार्मिक सहिष्णुता। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां बहुतायत स्तर पर धार्मिक सहिष्णुता और समानता की भावना गहराई से निहित है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अकबर का सुलह ए कुल सिद्धांत, सूफी आंदोलन सहित गांधी जी की सर्वधर्म प्रार्थनाएं एकता के प्रतीक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया में भारत ही एक ऐसा सशक्त देश रहा है जो एकता की बात करता रहा है, समन्वय की बात करता रहा है। सोचें कि ब्रिटिश हुकूमत ही नहीं, अन्य हुकूमतें भी भारत में एकता की बात करती रही। ये हमारी एकता के तत्व। कल्पना करें कि वो विदेशी हुकूमतें रहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी एकता की बात करती रही। और गांधी जी जिसे अपनी प्रार्थना में ही उसको समाहित किए हुए हैं, उस एकता के तत्व को। तो कहीं ना कहीं जितने भी यहां धार्मिक विविधताएं रही हैं, वो सारी विविधताएं एकता की ही बात करती रही हैं। और भारत में सबको देख ले, इन सारे धार्मिक पंथों, मतों को देख लें, तो सभी लोगों ने समन्वय की बात की है, सभी लोगों ने समानता की बात की है, सभी लोगों ने एकता की बात की है। हां, ये जरूर है कि काल और परिस्थितियों के सापेक्ष कुछ विदेशी हुकूमतों ने अन्य पक्षों पर प्रहार जरूर किया, इसको भी हम नकार नहीं सकते कि हम पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक उस एकता की बात करना, कहीं न कहीं यही तो भारत की असली पहचान है कि विदेशी भी आकर के हमारी उस एकता की वैचारिकी को आगे बढ़ाते रहे हैं। और ये सारी धार्मिक विविधताएं उसी एकता के तत्व के रूप में भारत को समृद्ध और मजबूत करती रही हैं। हम आगे देखें तो पाते हैं कि संविधान और लोकतंत्र। भारतीय संविधान का कानूनी ढांचा सामाजिक एकता का आधुनिक रूप है जो धर्मनिरपेक्षता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को स्थापित करता है। संविधान की प्रस्तावना ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अर्थात भारतीय संविधान और लोकतंत्र इस व्यवस्था को, इस एकता को एक मजबूत पिलर के रूप में
मजबूती देता है, खड़ा करता है, समन्वय की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और लोकतंत्र ने भारत की एकता को और समृद्ध किया है, मजबूत किया है। वहीं राष्ट्रीय प्रतीक और संस्थाएं जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और स्वतंत्रता आंदोलन के साझा अनुभव आदि सब राष्ट्रीय एकता की वैचारिकी को मजबूत करते हैं। साथ ही भारतीय सेना, लोक सेवा और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी राष्ट्रीय एकता के स्तंभ हैं। अर्थात विद्यार्थियों, भारतीय समाज में एकता के तत्वों को इन पक्षों ने मजबूत आधारशिला प्रदान की है। भारत की संस्थाएं भारत के मूल्य, परंपरा, विश्वास सभी एकता के तत्व के रूप में देखे जा सकते हैं, जो इसे एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आगे हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक परस्परता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक निर्भरता, जैसे पंजाब का अन्न, असम की चाय, बंगाल का जूट, गुजरात का उद्योग एक दूसरे से जुड़ी आर्थिक एकता का आधार हैं। सोचें कि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम चाय बागानों से चाय ले रहे हैं, अपने यहां से उन चीजों को देखते हैं। हर राज्य एक दूसरे राज्यों पर आधारित है और कहीं न कहीं इसका उदाहरण हम अपनी प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं में भी देखते हैं, जहां वासी सिस्टम रहा, अर्थात समुद्री क्षेत्रों से ऊपर रहने वाले लोग निचले क्षेत्रों को अन्न प्रदान करते हैं, तो निचले वाले क्षेत्रों को सतह पर रहने वाले लोग मछलियां प्रदान करते हैं। और वही हम बॉर्डर सिस्टम में भी देखते रहे और हजारों हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी ये बदली नहीं। हां, सिर्फ इतना हुआ कि उनका आधुनिकीकरण हुआ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह की किताब इसका ज्वलंत संदर्भ है कि उनका आधुनिकीकरण हुआ, बदला कुछ नहीं, सिर्फ आधुनिकीकरण हुआ। और इस संदर्भ में दुर्खीम को देखें तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का उदाहरण है, जिसमें विभिन्न अंग अलग होते हुए भी एक शरीर की तरह कार्य करते हैं। अर्थात आप देखें कि शरीर के विभिन्न अंग हैं, लेकिन हर अंग एक दूसरे पर आश्रित हैं। हर अंग का अपने आप में महत्व है। यदि हम इसको अलग कर दें तो फिर हम एक मानव शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह भारतीय समाज में जो एकता के तत्व है वो राज्य आधारित पक्षों के भी रूप में हम देख सकते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसे खाद्य सामग्रियां हैं साहब, जो कई राज्यों में नहीं होती हैं, दूसरे राज्यों में होती हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, एप्पल का, सेब का। हम उत्तर भारत में नहीं देख सकते इसको, लेकिन अन्य राज्यों में है और यहां हम उसका लाभ ले रहे हैं। तो एक दूसरे के आधार पर हम निर्भर हैं और यही निर्भरता हमारी एकता को मजबूत करती है और यही चीजें उस एकता के तत्व के रूप में हम इसे देख सकते हैं। आगे हम देखें तो एक साझा ऐतिहासिक अनुभव है साहब। स्वतंत्रता संग्राम की एकता सबसे बड़ी मिसाल है। गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, टैगोर आदि विभिन्न देशभक्तों ने मिलकर विविध समुदायों को एक साझा लक्ष्य से जोड़ा। सोचिए ना कि अलग अलग धर्मावलंबी रहे, अलग अलग पंथ के रूप में रहे, अलग अलग विचारधारा के रूप में रहे, लेकिन एक लक्ष्य था, नहीं साहब, देश को आजाद कराना है। एक साझा लक्ष्य था। यही तो एकता का हमारा तत्व है और ये सबसे बड़ा तत्व है भारत में। हम एकता के तत्व की बात करें तो सोचें, और आज भी उन्हीं मूल्यों के साथ हम जुड़े हुए हैं। ठीक है कि हम अलग अलग धर्मावलंबी हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति
गुरजनों के प्रति, निसक्तों, असहायों के प्रति आज भी हम साझा सांस्कृतिक विरासत के साथ गतिमान हैं। इस पक्ष को भी हम नकार नहीं सकते। और यही वास्तव में भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है जो दुनिया को इससे अलग करता है। आगे हम देखें, हम अब निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं इस व्याख्यान के, जिसमें हम देखें तो भारत विश्व का वह अद्वितीय देश है जहां असंख्य भाषाएं, धर्म, परंपरा और जीवन शैलियां होती हुई भी एक साझा राष्ट्र पहचान बनी हुई है। यही इसके सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतनी सशक्त, समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के साथ गतिमान है। और यही साझा सांस्कृतिक विरासत इसको एक मजबूत आधारशिला प्रदान करती है, दुनिया में अपने को मजबूती के साथ प्रेजेंट करती है, स्थापित करती है और दुनिया से भारत को अलग भी करती है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में यही इसकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विविधता और तत्व से जुड़े पक्ष हैं। आगे कुछ बिंदुओं पर हम और बात करेंगे, जिसमें हम पाते हैं कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता उसकी ऐतिहासिक गहराई, सामाजिक जटिलता और रचनात्मक अभिव्यक्ति का पहचान है, जो कला, साहित्य, संगीत और रीति रिवाजों में झलकती है। यानी भारतीय समाज की जो प्राचीनता है, जो गहराई है, और उस यात्रा में जिन कलाओं का हमने निर्माण किया, जिन कलाओं को हमने जन्म दिया, किसी विशेष क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्रों की अलग अलग कला, हर क्षेत्रों के अलग अलग गीत, संगीत हमने लोकजन के सामने लाए। और दुनिया में इस तरह की विरासत नहीं मिलेगी साहब कि एक हमारा क्षेत्र अलग है, उसके गीत, संगीत, नृत्य, खान पान, जीवन शैली, रहन सहन वो अलग हैं और दूसरा क्षेत्र अलग है। यही तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी विरासत है जो इसे अलग करती है। वहीं भारत में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव जैसी अवधारणाएं सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को अस्थायी बनाती है। आज भी हम सबको अपनाने पर ही बल दे रहे हैं, किसी को हमने नकारा नहीं। आज भी हम अपनाने पर बल दे रहे हैं। आज भी हम पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह का वैशिष्ट्य नहीं मिलेगा साहब कि जो हम विश्व को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आज भी भारत में अतिथि देव की तरह स्वीकार किया जाता है। ये है हमारी विरासत। इतनी विविधता के बावजूद भी ये है हमारी एकता कि हम अतिथियों को भी देव के रूप में स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय समाज ने पश्चिमी प्रभावों के बावजूद भी अपनी पारंपरिक जड़ों को संरक्षित रखा, जिसमें आधुनिकता और परंपरा का संतुलित सह अस्तित्व दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की सबसे बड़ी यही विशेषता रही कि इसने परंपरागत मूल्यों को भी साथ लेकर के चला तो आधुनिक मूल्यों को भी साथ लेकर के चला। पूरी तरह से अपने परंपरागत मूल्यों को छोड़ा नहीं और आधुनिक मूल्यों को भी साथ लेकर के चला। अर्थात आवश्यकता के अनुरूप हम अपने को परिवर्तित करते रहे, लेकिन
जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो ये इनसे मिली जो विरासत है, उसको हम लोगों ने अलग नहीं कर पाया। वो हम आज भी उसके साथ ही गतिमान हैं। कुछ चित्र हमने देने की कोशिश की है, देखें तो ये विरासत है हमारी, ये है विरासत, ये है विरासत। हमने सबको साथ लेकर के चला, किसी को अलग नहीं माना। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। देखें, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमने सोर्सेस को जोड़ा है, जिसमें दुर्खिम की जो पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एंड घुरिये की कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एंड मदान साहब की रिलीजन इन इंडिया, एंड नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड बेबर की द रिलीजन ऑफ इंडिया। इसको हमने समाहित, इसको आधार बना करके इसको बनाने की कोशिश किया है। आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। आपने इस व्याख्यान को पूरी सुगमता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आत्मसात किया। आप लोगों को साधुवाद, पुनः धन्यवाद। हमें आशा है, नहीं विश्वास है कि यह व्याख्यान आपके इनसे जुड़े पक्षों को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। धन्यवाद।